थैंक यू सर। अच्छा, अब जो है प्राय सब रिलेटिव गुड्स की चर्चा करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स रखते हैं, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा dx इज अ फंक्शन ऑफ py। क्लियर सर? अब हमको किसको चेंज करना है? प्राइस ऑफ y को हम लोग अप कर देते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ y को अप कर देते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ जो है x क्या होगा, अप या डाउन? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर कीमत बढ़ जाएगी तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड घट जाएगा, तो उससे उसके तुलना में ये सस्ता हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, अतः जो बायर्स उसका है वो बायर्स इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर? तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, तो डिमांड कर्व किधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो डिमांड शिफ्ट कर जाएगा आपके पास। अब क्लियर हो रहे हैं? इस ढंग से अलग अलग बातें समझा सकते हैं। राइट वाट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही केस लेते हैं आपका सेम चीज, अब यहां पर सब्स्टिट्यूट की जगह हम कंप्लीमेंट गुड्स रख देते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है सर, या मैडम को क्या बोले? अब यहां कहें कंप्लीमेंट गुड्स है, तो अगर प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड्स अगर बढ़ते हैं तो उसकी अपनी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि वो दूसरे की अदर की जो है वो कंप्लीमेंट है, अतः उसके जो कंप्लीमेंट गुड्स है उसकी भी डिमांड घट जाएगी, है ना? तो इस स्थिति में डिमांड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो ये आपका कह सकते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि रिलेटिव गुड्स में दो तरह का होते हैं। तो एक केस में क्या होगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा, एक केस में वो लेफ्ट वार्ड होगा, यानी अपोजिट काम करेगा। तो ये बातें आप समझ सकते हैं। क्लियर हुई बातें? अब इस पर आप जो भी आप अपने आइडिया को एक्सटेंशन दे सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा। देखिए, लिखते समय अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया बन रहे हैं और किसी कारण से आप उसको इंग्लिश कंपोजिशन नहीं कर रहे, तो आप हिंदी वहाँ लिख लीजिए, बाद में फिर इंग्लिश हो जाएगा। कंटिन्यूटी बनाते समय अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, फिर दोबारा जब कभी उसको रीराइट करने लखिएगा या पढ़िएगा तो आपको लगेगा अच्छा इसका वेट जो है बेहतर यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन उस समय क्या होगा कि ज़बरदस्ती अगर सोचने लगिएगा तो आपके पास हो सकता है कि उस समय एक्यूरेट वर्ड ना मिले, एप्रोप्रिएट वर्ड ना मिले, आप वहाँ रुक जाइए। तो रुकिए नहीं, आप वहाँ पर हिंदी वर्ड को उसको कंटिन्यू कर दीजिए और उसको थोड़ा सा घेरा लगा दीजिए कि फर्दर इसमें हमको कुछ ना कुछ सुधार करनी है। बच गया? चलो ठीक है, टुंटा करते रहो। अच्छा, अब आ जाइए, इतने समझ में आ गया ना? शिफ्टिंग क्लियर हो गया ना सर? शिफ्टिंग वर्सेस मूवमेंट अपने प्राइस पर रहेगा तो सेम हो जाएगा, और जो किसी अदर डिटर्मिनेंट से हो रहा है तो लेफ्ट या राइट उसकी मूवमेंट्स हो जाएगी। अब इसमें एक चीज आते हैं, समझते हैं। ऐसे तो उसका बहुत छोटा सा यूज है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। कौन सा? लॉ ऑफ, तो हर जगह लॉ ही है ना? लॉ नथिंग बट ए स्टेटमेंट। फिर बच गया? ठीक है, बचते रहो। लॉ ऑफ नहीं, डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा करते हैं। आपकी किताब में बहुत थोड़ी सी चीज दी है, उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंशन देते हैं, तो इससे हम कुछ और आपको सिखा देंगे। तो इसमें वो नहीं करने वाला है, म्यूट करने वाला
म्यूट, यस। लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मेरी आदत है कि कोई कितना फ़ोन मारे, कभी कभी लोग 40-40 फ़ोन मार देंगे, सवाल ही नहीं उठेगा। कोई जरूरी नहीं कि क्लास में है, कहीं बैठे हुए हैं, नदी किनारे बैठे हुए हवा खा रहे हैं, नदी के लहर गिन रहे हैं, उसमें फ़ोन मार देगा। बताइए, फ़ोन मारने का मतलब क्या होगा? अब फ़ोन जैसे उठाइए, अरे कहाँ है भाई, आइए कुछ काम है, या ये बातें हैं, टेंशन। कितना अच्छा लहर गिन रहे थे, 140 हो गया था, उसके बाद भूल गए। कभी कभी नदी के किनारे बैठा कीजिए, है ना। तो यहाँ तालाब है, ये तालाब में लहर नहीं होते हैं, नदी में लहर होते हैं। तो गिनते रहिएगा, कुछ ढिकरा रख लीजिएगा, कंकर, एक लहर आएगा, इधर से उठा के इधर कर दीजिएगा। तो देखिए, एक टर्म यूज होता है यूटिलिटी। चूंकि इसका एलाबोरेशन आपके किताब में नहीं है, लेकिन अगले क्लास में जाएगा तो इस पर काम आएगा, और इससे कई बातें निकलती है। यूटिलिटी सबसे पहला क्लास में हम लोगों ने इस पर कुछ डिस्कशन किया था। अभी वक्त 3 गो जो है अपसेट है, यानी कि अपसेट का मतलब ऑफलाइन है। अरे चेहरा दिखाइए भाई, विकासा त्रिवेदी, क्या क्या नाम है सभी का। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, है ना। सेटिस्फैक्शन का स्पेलिंग ठीक लिखा? ठीक है, परफेक्ट बट नॉट यूजफुलनेस। यूजफुलनेस, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता है। कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? नहीं, satisfying power of a commodity, satisfying power of a want, किसी वांट को, किसी डिजायर को सेटिस्फाई करने की जो उसमें गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं, है ना। जैसे कभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसकी यूटिलिटी है, लेकिन अभी वो गड़बड़ होने लगा तो डिसयूटिलिटी हो गई, है ना, क्योंकि हमारी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर? तो किसी भी लाइट की फ्लक्चुएशन है, भाग गई बेचारी का नाम लिया तो नाम ही खराब हो गया, कोई बात नहीं, कभी भी सिर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, है ना। किस चीज को सेटिस्फाइंग करता है? डिजायर को, नीड को सेटिस्फाई करता है। तो अब ये होता है कि तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी चीज से जिस बने कि यूज करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वह सेटिस्फैक्शन उसके अंदर जो मेरिट है या उसके अंदर जो गुण है, उस गुण के कारण हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहे होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हमको यूजफुलनेस ही हमेशा हो, हमेशा लाभ ही हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स, वो भी हमारी सेटिस्फाइंग पावर को फुलफिल करता है, लेकिन उसमें यूजफुलनेस नहीं है। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। अब दूध पीते हैं, उससे यूजफुलनेस है, उसमें हमको जो है स्ट्रेंथ मिलते हैं, और दारू पीने से ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलते हैं। एक साथ 10 व्यक्ति को निपट लेंगे। थोड़ा सा ड्रिंक्स कीजिए, नरेंद्र मोदी कौन है, ऐसी की तैसी आयो देखते हैं, है ना। और दूध पीकर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये कहाँ से कहाँ चली जाती है, पढ़ो इसको।
सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई सुन लेगा कि नहीं, बोल ऐसे बोलते तो मेरे पकड़ के जेल कर देगा। तो मैं बता रहा था कि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, सिंपल एक लाइन में बात, ठीक है। अब जो है यहां पर यूज किया है सेटिस्फाइंग पावर टू ए डिजायर ऑफ ए कमोडिटी, ऐसे बना लीजिए, टू ए डिजायर ऑफ ए कमोडिटी, है ना, ऑफ ए गुड, ऑफ ए कमोडिटी, समथिंग एल्स, ठीक है ना। अब जो है इसमें यूज किया है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या समझते हैं, क्योंकि टर्म्स को समझ लेंगे तो डिस्कशन करना आसान हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या होता है, इस बात को आप यूं समझिए, मार्जिनल टर्म को, नहीं नहीं, एवरेज अलग है, मार्जिनल अलग है। मार्जिनल वर्ड को हम लोग डिफाइन करते, निक्की भी लापता है चेहरा से, सुदीप सिंह ये भी चेहरा से लापता है, कोई बात नहीं है, सर आएंगे फिर बोलेंगे। अच्छा, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा या एडिशनल, समझ रहे हैं। मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा या एडिशनल। अब आ जाइए इसको यूं समझें कि यहां पर जो है यूनिट्स ऑफ गुड एक्स है, और हम लोग एज्यूम करते हैं, इस बात को समझने के लिए ए थर्स्टी मैन का एज्यूम करते हैं या अ हंगरी मैन को करते हैं। हंगरी का स्पेलिंग क्या होगा, ए हंगरी मैन, ठीक है। पहला एक ही बात ले लेते हैं कि एक व्यक्ति भूखा है, और दूसरी चीज ले लेते हैं कि हमारा गुड एक्स जो है वो लोव्स ऑफ ब्रेड है, यानी ब्रेड है ना, क्योंकि भूखा है तो ब्रेड खाएगा, एक ब्रेड, दो ब्रेड, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, इस तरीके से खाएगा। क्लियर है सर। तो अब वह फर्स्ट यूनिट खाता है, पहला यूनिट वो ब्रेड खाता है, तो उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अच्छा, तीसरी चीज इसमें मैं कहाँ लिखूं, अच्छा ऊपर लिख देते हैं। तीसरी चीज जो है कि आप लोग इसको सजा लीजिएगा ना, क्योंकि जहां जहां जो जो मैटर आएगा उसे उसे लिखते जाते हैं, सजा लीजिएगा। यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली दो तरह का नंबर होता है, एक कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है, समझते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल में देखिए, इसमें इसको समझने के लिए एक अप्रोच है, यानी यूटिलिटी थ्योरी को दो ढंग से डिस्कस की जाती है, एक कार्डिनल मेथड से और एक ऑर्डिनल से। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, स्पेलिंग जहां गलत होगा बोलिएगा या बाद में सुधार लीजिएगा। तो दो अप्रोच है, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच से मार्शल डिस्कस करते हैं, अपनी बात को मार्शल
यूटिलिटी को कार्डिनल मानते हैं, और हिक्स जो हैं वो इसको, ये सब इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोग का नाम जगह जगह पर आएगा। ये J.R. हिक्स हैं, ये अल्फ्रेड मार्शल हैं, ए मार्शल, ए डॉट मार्शल लिखा मिलेगा, नहीं अल्फ्रेड मार्शल, J.R. हिक्स, तो दोनों ब्रिटिशर्स ही होंगे, हाँ ब्रिटिशर्स ही हैं। तो कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है, कार्डिनल का मतलब जिसको हम काउंटेबल नंबर कहते हैं। काउंटेबल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 4 500 200 500 है ना, ये फिगर क्या शो करता है, काउंटिंग को करता है ना, यानी काउंटेबल, जो नंबर काउंटेबल है जिससे कि हम काउंटिंग करते हैं उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और उस आधार पर अगर डिस्कशन की जाती है तो उसे यूटिलिटी थ्योरी को, तो उसको कार्डिनल मेथड या कार्डिनल अप्रोच कहेंगे। ऑर्डर का मतलब, यस मिस्टर मोस्ट ठीक कर रहा है, क्या नाम है इसका, अनिल नाम है, अतुल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या समझेंगे, बोलिए सर। एक तो ऑर्डर मतलब आदेश होता है, और एक ऑर्डर मतलब यस माने एक अरेंजमेंट है ना, या तो बिगर टू जो है स्मॉलर, या स्मॉलर टू बिगर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब ये जो होता है ये रैंकिंग करता है, जैसे इसमें जो होगा कार्डिनल ऑर्डिनल काउंटेबल में 200 250 200 समथिंग, इसमें आपका फर्स्ट फिफ्थ बोलते हैं, अब 5 बोलते हैं, तो दोनों में अंतर है। फिफ्थ का मतलब जो फिफ्थ पोजीशन पर है, जो पोजिशनल होगा वो ऑर्डिनल होगा, पोजिशनल हम बोलते हैं 10th, तो 10वें प्लेस पर जो चीज बने चीज इंस्टॉल्ड है या जगह पर है उस चीज के बारे में इंडिकेशन है। लेकिन जब हम 10 बोलते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स इन काउंट 10, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये ऑर्डिनल हो गया। 1 2 3 4 5 7 ये कार्डिनल हो गया। बात समझ में आ रहे हैं सर। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि, मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली जो है काउंट कर सकते हैं, कि अगर हमने कोई सेव खाया तो हम कह सकते हैं कि इससे 10 के बराबर हमको संतुष्टि मिली, यानी उसको हम फिगर में इंडिकेट कर सकते हैं। और हिक्स कहता है कि अरे भाई कैसे कर सकते हो, आप सेव खाओगे आपका अलग टेस्ट है, हम सेव खाएंगे मेरा अलग टेस्ट है, हम एक सेव खाएं दूसरा सेव खाएं तो हम उसको फिगर में नहीं कर सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि इसके तुलना में ये अच्छा था या अच्छा न था, है ना, सेटिस्फैक्शन को। तो एक सेटिस्फैक्शन को काउंटेबल कहते हैं कार्डिनली, और एक अनकाउंटेबल है, यानी कि वो पोजिशनल है, रैंकिंग है। तो जब हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, तो हमको कौन सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा कि यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली, यानी कि जिस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें जितनी संतुष्टि मिल रही है उसको हम फिगर में व्यक्त कर सकते हैं, मार्शल के अकॉर्डिंग चलना है। बात समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रही है ना बातें, कि हम अगर कोई भी कमोडिटी के वैराइटीज ऑफ यूनिट्स को हम कंज्यूम करते हैं या सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, उसे हम फिगरेटिव जो है बने यूज कर सकते हैं, यानी उसको फिगर में व्यक्त एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 3 बातों को कंसीडर करके हम लोग इस टेबल को बनाएंगे। पहली चीज कि एक हंग्री पर्सन है, दूसरी चीज कोई कमोडिटी है जिसकी उसको नीड होगी,
और तीसरी चीज उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनली। ये 3 बातें क्लियर हो गई। इस आधार पर हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। क्लियर? इससे 2-3 बातें को हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो अब हो गई कि पहली यूटिलिटी, अब यहां पर यूटिलिटी लिख दें, ठीक है, इसमें हमारे पास यूटिलिटी हो गई। तो पहली यूटिलिटी, पहला जो है माने यूनिट्स को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका एक नंबर डाल देते हैं। कौन सा नंबर डाल देते हैं? मान लेते हैं 10 डाल देते हैं। क्लियर सर? 10 के बराबर उसको संतुष्टि मिली। बस समझ में आ रहे हैं? अब व्यक्ति भूखा है, सेकंड यूनिट का भी डिमांड करेगा, सेकंड यूनिट का भी डिमांड करेगा। तो सेकंड यूनिट कौन सा यूनिट होगा? एक्स्ट्रा यूनिट होगा। नहीं समझे? बस समझ में आ रहे हैं ना? या वो कौन सा यूनिट कहलाएगा? मार्जिनल यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ गए? या एडिशनल यूनिट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट का डिमांड करेगा कि उसकी भूख अभी कंप्लीट नहीं हुई। बोलिए, सोनू नाम है ना आपका? क्लियर हो रही बातें? अब दूसरी बात ये समझिए कि सेकेंड यूनिट उसे कंज्यूम करने की आवश्यकता, नीड पड़ गई। तो अब पहले से ज्यादा संतुष्टि मिलेगा कि कम मिलेगा? क्योंकि पहले एक रोटी खा चुका, अब उसके प्रति उसकी इंटेंसिटी जो है पहले से कम होगी, है ना? पहले से उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी होगी, उसके प्रति जो ईगरनेस होगा वो कम होगी। तो मान लेते हैं सक्सेसिवली हम लोग 8 ले लेते हैं। क्लियर? अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, तो वो अब थर्ड यूनिट को लिया। अब थर्ड यूनिट कौन सी यूनिट हो जाएगी? एडिशनल। अब थर्ड यूनिट कौन सी यूनिट हो जाएगी? टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन थर्ड एडिशनल यूनिट हो जाएगी। क्लियर? तो उससे क्या होगा? उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन दोनों की तुलना में और घट जाएगा। बोलिए। तो इस प्रकार ये 6 हो जाता है। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो 4 हो जाता है। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 2 हो जाता है, और 6 लेते हैं तो 0 हो जाता है। मतलब वो किस पॉइंट पर पहुंच गया? अब उसकी सैचुरेशन हो गई। एक टर्म्स यूज होता है सैचुरेशन, माने तृप्ति, माने जितनी उसकी भूख थी उतना कंज्यूम कर लिया। अब वो कहा कि बस दैट्स ओके, फिनिश पॉइंट हो गई। तो उसकी मार्जिनल यहां पर यूटिलिटी क्या हो गई? उसकी 0 हो गई। क्लियर? किसी ने कहा कि ना एक और खा ही लो, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? तो अब क्या हो जाएगा? उसका निगेटिव हो जाएगा, उसको पेट में दर्द हो जाएगा, अपच सा होने लगेगा, है ना? आपको जहां तक हो गया जबरदस्ती कोई खिलाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा पेट में दर्द हो सकती है, यानी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। तो जैसे भी आप अनकंफर्टेबल फील हो गए, यानी आप यूटिलिटी नहीं मिली, अब डिसयूटिलिटी हो गई। जिस चीज से अभी तक सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अब वही चीज से क्या होने लगेगी? कब? आफ्टर सैचुरेशन। क्लियर? तो अब जो है ईच एडिशनल, ये एडिशनल यूनिट हो गया। ईच एडिशनल से जो यूटिलिटी मिलेगी उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ गए? अच्छा, इससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? पहला से 10, अब दोनों के मिलाकर हो गया तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गई? 18 हो गई। दो यूनिट खाने से, कंज्यूम करने से, तीसरी यूनिट कंज्यूम करने से टोटल कितना हो जाएगा? 24, 28, 30, है ना? और अभी भी 30 आएगा। उसके बाद 28 हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी माइनस नहीं होगा, क्योंकि टोटल की चर्चा नहीं है आपकी, इसलिए आगे चलकर उसको डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये बात तो समझ आ गई?
क्लियर? अच्छा, ये जगह क्या हो गया हमारा? सैचुरेशन पॉइंट है। आपकी किताब में इसकी डिस्कशन विशेष नहीं किया, लेकिन इसको समझा देने से दो एक बातें आपको इसमें समझा देंगे। थर्ड चैप्टर में है? अच्छा ठीक है, शायद तो किसी को हुआ था वो उसको। हाँ, तो अब आ जाइए, अब इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा सर मार्जिनल यूटिलिटी का? सिंपल, बोलो आदित्य। मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशनल यूटिलिटी या एक्स्ट्रा यूटिलिटी। ये एडिशनल ना हो गया? 8, 10 के अलावा 8 हुआ। जब थर्ड कंज्यूम किया तो उसको एडिशनल कितना मिला? 6। फोर्थ जब किया तो उसको एडिशनल कितना मिला? 4। माने ईच एडिशनल यूनिट पर जितने उसे यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसे ही, दैट इज योर डिफिनेशन। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिलती है। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? डिफिनेशन लिखा जा सकता है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द, या इज एन एडिशनल, या एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, है ना, इज एन एडिशनल यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड। इसको डिराइव किया जाता है, जैसे बटर इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, तो कंज्यूम करने से उससे हमें यूटिलिटी निचोड़ी जाती है ना, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम क्या हो जाएगा? कंज्यूमिंग ना, कंजम्पशन से है तो इसलिए कंज्यूम करेंगे ना चीजों को। फ्रॉम कंज्यूमिंग, बोलिए यादव जी, एंड चूंकि यहां एडिशनल लिख दिया है, मार्जिनल आ गया तो एक्स्ट्रा भी यूज कर लेते हैं, तीनों बड़ी यूज में आ जाएगा। और समझा रहे हैं? मार्जिनल तो यहां आ ही गया, यहां एडिशनल आ ही गया, अब यहां पर एक्स्ट्रा, तीनों एक ही सेंटेंस में तीनों यूज हो गया। जैसे लिख लीजिए किसी भी तरीका से, फ्रॉम कंज्यूमिंग एंड, और चूंकि एंड लगाना होगा एक्स्ट्रा है, मार्जिनल के पहले ये लगाना होगा, एडिशनल के पहले भी एंड लगाना होगा नॉर्मली, है ना, एंड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, दैट इज योर डिफिनेशन। क्लियर हो गई साहब? है ना? तो क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी which is derived from consuming an extra unit of the commodity या an additional unit of a commodity, यानी each additional unit of a commodity is known as marginal unit। marginal unit, क्योंकि फिर आपको प्रोडक्शन में जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू में जाएंगे तो उसमें हर जगह क्या होगा? एक्स्ट्रा से जो चीज डिराइव हो, रेवेन्यू में एक्स्ट्रा यूनिट से एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू डिराइव होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर जो एडिशनल कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, उसे ही, तो यहां से उठाकर कहीं पर भी डिफिनेशन लिख सकते हैं जिस टर्म में यूज हो रहा हो। तो मार्जिनल को हमेशा डिफाइन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में हमेशा हर चीज मार्जिनल पर ही है। जब हम लोग MR इक्वल टू MC करेंगे, है ना, जब प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे मोनोपोली वगैरह मार्केट में, मार्जिनल कॉस्ट, हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू MR इक्वल टू MC है। तो योर डिफिनेशन इज मार्जिनल यूटिलिटी का। क्लियर हो गई? अब यहां पर हम लोग जोड़ दें, अब किसको? डिमिनिश को। एक एक वर्ड को लेते हुए चल रहे हैं, बात डिस्कस हो रही है। यूटिलिटी को पहले हम लोग डिस्कस किया, दैट इज द सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, है ना, या कहते हैं, इसको डिफिनेशन लिखते हैं किसे, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, माने क्षमता
मैंने यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर या ह्यूमन वांट्स। क्लियर? कि किसी भी कमोडिटी की वो क्षमता, वो कैपेसिटी जो उसमें किसी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो मैंने कुवत रखता हो, वह उस पदार्थ की यूटिलिटी कहलाती है ना। और यूटिलिटी को दो आधार पर डिस्कशन होती है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। तो अभी हम लोग का मेन फोकस कार्डिनल पर है। तो जब कार्डिनली हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, तो घटने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिमिनिश होना। डिमिनिश होना, डिमिनिश मतलब घटना। तो स्टेटमेंट क्या बोले कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर किया जाता है वैसे वैसे उससे डिराइव यूटिलिटी लगातार घटती चली जाती है, और इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ, यही तो लॉ हो गया ना, इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुआ? क्यों सर? अब अगर बात को अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे फाइनली? हाँ, तो बोलिए आप थोड़ा बहुत एक आध लाइन बोलिए, आप बड़ा चुप रहते हैं। हाँ बोलिए, क्या लिखेंगे? लॉ, पहले तो स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, लॉ ऑफ आप लोग को समझ में आ रहा है निके? कुछ आवाज नहीं है, देख बता। तुम्हें लड़के क्या नाम है उसका, मोच तो भी हुआ नहीं, मोच हट रहा है, मैं तो ये नहीं है। अतुल अंगूठा दिखा रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट सेज भी होता है, स्टेट, सेज, सोज, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख, अच्छा आप कह दे तो लिख देते हैं। क्या बोलिए? स्टेट्स दैट ये सक्सेसिव कर देते हैं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा है ना। इस सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी है ना, इस सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिमिनिशेस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल डिफरेंस तो वही हो गया है ना, माने इस सक्सेसिव यूनिट ऑफ, इसको जितना अच्छा से आप डिफाइन कर लीजिए। कहने का मतलब तो यही है कि द मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द मोर, पीकॉक नहीं, द मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड है ना। चूंकि मोर यूनिट्स लिख दिया गया तो आर का यूज करें, इज की जगह पे आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी विल, एक वर्ड यूज कर लीजिए अल्टीमेटली, हाँ, विल अल्टीमेटली डिक्लाइन। डिमिनिश तो लिखे हुए किए हैं तो डिक्लाइन का भी यूज कर दीजिए। इन अदर वर्ड्स एक बात ये लिख दीजिए, इन अदर वर्ड्स
the more and more units of a commodity are consumed, marginal utility will ultimately decline, है ना। अंततः ultimately at last marginal utility क्या होगी, वो घटती चली जाएगी। अब कह देगा ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, तो सीधे क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ये ले लेंगे, यहाँ x ले लेंगे, यहाँ यूटिलिटी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी अब किसका फंक्शन हो जाएगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यही हो गया यूटिलिटी फंक्शन। क्योंकि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, तो इंडिपेंडेंट कौन होगा, यूटिलिटी, एक डिपेंडेंट यूटिलिटी होगा और इंडिपेंडेंट कमोडिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हो जाएगा। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसको क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन हो गया। कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम करेंगे उससे यूटिलिटी डिराइव होगी। आपके पास खाने पड़े हुए, खाने के लिए दे ही नहीं रहा है, तो यूटिलिटी कैसे होगा, और परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं, तो इसको यूटिलिटी फंक्शन कहेंगे। यदि आपके कोर्स में है, कहीं कहीं यूज करेगा, तो हम लोग इसको करते हुए चलते हैं और सीधे सीधे क्या करेंगे, यहां से लाके इसको गिरा देंगे। नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। और अगर हम इसी को बनाना चाहेंगे तो इसके अनुसार हम लोग डायग्राम बना लेंगे, है ना। आइए बनाते हैं। क्लियर हो रही बातें। तो अब इसमें आप इसको जब लिखने जाएंगे तो ये करेंगे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, या स्टेट, हाँ, या डिफाइन समथिंग, कुछ भी जिस ढंग से प्रश्न हो। आपका उत्तर पहले क्या करेंगे, पहले यूटिलिटी को डिफाइन करिए, अगर आपको सेंटेंस को लंबा करना है, आंसर्स को, है ना। अब फिर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी को आप रेफरेंस दीजिए, और तब फाइनली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को लिखिए, तो आपका लार्जर हो जाएगा। और फिर वहां पर फंक्शन को इंडिकेट कर दीजिए, और फिर उसका ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल बोल देंगे, ये हो जाएगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। अब तो समझ में आ गया, कोई भी शेड्यूल बनाना बहुत आसान है। अब इस शेड्यूल के आधार पर हम ग्राफ को बना लेंगे। क्लियर। आइए उससे एक नई चीज सिखाते हैं, बहुत आसान सी चीज है। अगर सिस्टमाइज तरीके से चीजों को पढ़ा जाए तो कहानी की तरह है ना। अब कहानी अगर आप पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स की, तो कोई कहीं से प्रश्न करे आप उत्तर देने के लिए क्लियर हैं। लेकिन लिखने की कुछ कुछ प्रैक्टिस कीजिए, उतना न भी लिखिए तो जितना हम लिखते हैं आप उतना ही लिखते चलिए, समय आते आते आपको लिखने की हैबिट बन जाएगी। कम से कम इतना जरूर कॉपी कर लीजिए कीजिए। क्लियर हो रहे हैं बातें, कोई डाउट्स है। ये कौन है लाल शर्ट वाली, क्या नाम है, अरे शर्ट वाली बोला कि शर्ट वाला बोला, देखा, समझ लीजिए क्या नाम है। ओ अच्छा, उषा उत्थुप। ये वाले कर्व कहाँ से ले लिया, अच्छा यहाँ वाला है। ऐसे यादव जी कुछ बोलते नहीं है, हंसने के टर्म में सबसे पहले आगे रहते हैं ना, मुंह छिपा कर। कोई बात नहीं है, अब तो शादी ब्याह में लोग मुंह भी नहीं छिपाते हैं, पहले तो था कैसे। अरे ना, अभी तो रोड पर जबरदस्ती करता, पहले शादी ब्याह होता था दूल्हा जाता था तो फिर मुंह पर रुमाल रख कर जाता था, अब तो जमाने खत्म हो गया। लो हम क्या बतलाने जा रहे थे, कहाँ बात फैला दी। इन लड़के का नाम क्या है, आचार्य, आंचल, आंचल, अच्छा ठीक है, चलो झगड़ा मत करो।
अच्छा हाँ, देखिए यहां से एक चीज समझाते हैं, एक कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यूटिलिटी ले लेते हैं, है ना, और यहाँ एमयू लिख देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे 3 यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जो बनाया, ये मार्जिनल बनाए, मार्जिनल से क्या लेकर आ गए, टोटल। अगर हम इससे एवरेज लेकर आ जाना हो, एवरेज, तो एवरेज क्या लिखिएगा, किसको, टोटल को, किससे, नहीं मार्जिनल को नहीं, टीयू के या एमयू कैसे निकालिए, या एयू कैसे निकालिएगा, एयू इक्वल हो जाएगा टीयू बाई क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एवरेज तो ऐसा ही निकालते हैं, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10/1 10, फिर 9 8 7 6 5 4। देखिए मार्जिनल निगेटिव हो गया, लेकिन टोटल निगेटिव नहीं हुआ, एवरेज निगेटिव नहीं हुआ। अब अगर कभी भी आपको, वो तो ऊपर चला गया, यहां पर मैं बनाऊं, अगर तीनों को एक साथ बनाना हो, तीनों कर को एक साथ बनाना हो फ्री हैंड, तो क्या करेंगे कि पहला यूनिट पर 10 है, तो यहां पर मान लेते हैं 10 है, ठीक है। और ये लगातार जो है क्या हो रहा है, ये गिर रहे हैं, है ना। तो टोटल यूटिलिटी क्या आ रहा है, पहले बढ़ रहा है, 30 तक गया, फिर गिरने लगा, यही हुआ। तो जहां पर ये 0 है वहां पर वो मैक्सिमम हो गया, इसलिए यहां से इसको लेकर ऐसे गिरा दीजिए, ये टोटल हो गया। और यहां से ऐसे गिरा दीजिएगा तो एवरेज हो गया, ये तीनों हो गया। कौन सा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसको समझा देते हैं, जब चर्चा हो रही है, टाइम किल ना हो रहा है, समझ लीजिएगा ना, बल्कि शिकायत ना कीजिएगा कि आउट ऑफ कोर्स बता रहे हैं, कोर्स में है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिया था x, और 1 2 3 4 5 6 7, फिर ले लिए थे मार्जिनल 10 8 6 4 2 0 -2, फिर यहाँ से टोटल निकाल लिया था, 10 18 24 28 30, फिर 30, फिर 28, और फिर एवरेज 10 9 8 7 6 5 4, सिंपल। अब x है 7 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये रहता प्रेजेंटेशन, ऐसे बटन दबाते ये बना हुआ आ जाता, प्रेजेंट होगा। लेकिन आपके सामने बनाने से बेनिफिट होगा कि फ्री हैंड आप भी बना पाएंगे। अब इसको कितना कर ले लें, 2 का ले लेंगे तो मेजर करने में आसान हो जाएगा, 2 का लेंगे तो 30-15 लाइन चला जाएगा, और 5 का लेंगे, 4 का लेते हैं, 4 का काम करने में आसान हो, 4 का डिफरेंस में आ जाएगा, क्योंकि हमको ये मेजर करना है ना। तो यहाँ तो टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, अब तीनों को ले लेंगे, इस पर तीनों मेजर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस हम लोग 4 का लेते हैं, है ना, तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं 4, इक्वल दूरी लेते तो बॉक्स बन जाता, कोई बात नहीं है, 8 12 16 20 24 28, कोई बात नहीं है, कलम हाथ में है, सुधार हो जाएगा। हाँ,
24, 28 और 30, है ना? 32 हो जाएगा। हाँ, गुड। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 क्या बोले, है ना? अच्छा, कॉपी पेस्ट करने में टाइम लग जाए, अब नहीं करेंगे। ये हो जाते हैं। क्या बोल रही हैं? इसे एक चीज समझा देंगे तो इसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बड़ा बढ़िया उससे आइडिया निकलेगा। देखिएगा, ये हो गए। अब आइए पहला केस लेते हैं। आपका 1 पर 10, तो 12 है तो 10 यहाँ हो जाएगा। नहीं सर, हूँ कर रही है, नीचे होगा। ये हो गया। फिर 8, तो 8 यहाँ हो जाएगा। फिर 6 ये हो जाएगा। फिर 4, फिर 2 और फिर 0। अच्छा, ये नीचे भी आ जाएगा, निगेटिव है तो ये नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पर -4 शो करेगा, है ना? -4 शो करेगा, यानी कि इसके आधा में हम लोग को लेके चलना है। तो आधा में लेके चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे हम लोग? यहाँ पे ये पोर्शन ले लेते ना, 7 पर न लेना है, ये पोर्शन आ जाएगा 7 पे, यही हो जाएगा ना? कोई डॉट है ना? अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को मिला देंगे, ये हमारा मार्जिन कर दिया। आई ग्राफिकली? अच्छा, अब हमको टोटल निकालना है, तो 10 तो फिर यहीं पर रह जाएगा और 18, तो यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 24, तो 24 तो यहाँ हो जाएगा। 28 फिर यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, 28 तो 28 पर ही है। हाँ, 28 तो 28 पर है ही। फिर 30, फिर अच्छा, हाँ हाँ, हमसे बेहतर तो तुम्हें लोग चालाक है, सीखना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और ये यहाँ पर हो जाएगा, यही ना? 30, 30 दो को हुआ ना? अच्छा, अब इसको मैच करा दो। ये क्या निकल गया? टोटल यूटिलिटी, है ना? और अब एवरेज निकालना है, तो 10 तो यहीं रह जाएगा। फिर 9, तो 8, 4, 12, तो 9 ठीक इसके ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा। इसको दूसरा कलर से कर दें, है ना? ये 9 मान लेते हैं, पिंक कलर ले लें। चलिए ठीक है, क्या बात है, पिंकी लोग पसंद है क्या? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कुछ कुछ पसंद होते रहना चाहिए। अच्छा, और 8, तो 8 तो यहाँ हो जाएगा। फिर 7, तो ये ठीक इसके नीचे कर देते हैं। फिर 6 तो बीच में हो जाएगा। 5 तो फिर यहाँ हो जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, ये एवरेज हो गया। बात समझ में आई? क्लियर हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? अच्छा, अब अगर कभी आपको फ्री हैंड खींचना हो तीनों कर्व को फ्री हैंड, तो खींचते समय 2 बातें ध्यान रखने की चीज है। क्या? कोई एक पॉइंट लीजिए, यहां से उठा के ये कर दीजिए, TU हो गया, ठीक है? अब ये कहां पर काटेगा, ये नियम है। वो क्या होगा कि जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, देखिए यहां पर सैचुरेशन है ना,
तो अब कहिएगा 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगी यूनिट। खैर, तो ये जहां पर टीयू जो है क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, वहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। एक खानदानी क्वेश्चन है 2 नंबर का, फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा तो, कि सीधे लिख देगा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, या व्हेन मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल। तो क्या कीजिएगा, एक तो यहां से शुरू होगा और दूसरा पास कहां से होगा, इस कट से जो 0 को शो करेगा। अब स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट है, ये स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इमेजिनरी टूट गया, ये फ्री हैंड हो गया। और यहां से कहीं से खींच दीजिए, नीचे मत ले जाइए, एवरेज, क्योंकि एवरेज निगेटिव नहीं हुआ इतना कंसेप्ट में। फ्री हैंड समझ में आ गई कैसे ड्रॉ करेंगे? तुमको समझ में आया? अतुल क्या नाम है उसका? गुड, क्या अंगूठा दिखा था, हम दोनों दिखा देते ले। खैर, अब यहां पर हमारे पास ओ हो जाता है, यूटिलिटी हो जाती है, कमोडिटी एक्स हो जाते हैं। बस समझ में आ गए? ये फ्री कंसेप्ट हुआ, कैसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर? अब हम लोग कुछ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो तीनों के बीच का एक रिलेशन हो गया। अब इसमें बात आती है, अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का 3 पोजीशन है। क्या क्या पोजीशन है आंचल? पहला पोजीशन है यहां से लेकर यहां तक के बीच, ये फॉल तो कर रहा है सक्सेसिवली, जो है लगातार ये फॉल तो कर रहा है, लेकिन यहां तक क्या है, ये पॉजिटिव है। देखिए यहां से यहां तक पॉजिटिव है, यहां पर क्या हो गया 0, इसके नीचे निगेटिव हो गया, है ना? तो देखिए ए से लेकर बी तक जब तक जो है मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली राइजिंग। That is the first relation between TU and MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन। तो यहां से आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, क्लियर, टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, पहला रिलेशन। सेकंड रिलेशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। सेकंड, where marginal utility is negative, total utility begins to fall, है ना? is falling या begins to fall, that is the 3 relations between TU and MU, है ना? इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो देखिए एक चीज से कई बातें को निकाली जा सकती है। क्यों मिस्टर आदित्य? इधर देखें, तुम तो अपना नाम नहीं बताया, बता दिया, चलो ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मार्जिनल मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हम लोग यूटिलिटी से मार्जिनल की तरफ गए, मार्जिनल से डिमिनिशिंग की तरफ गए, यहां से ये बातें आ गई। यहां से एक बात और सिखाते हैं, लिख दें, नहीं एक बार अपने लिखने की चेष्टा कीजिएगा ना। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव जोन में रहेगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा, इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू फॉल हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर टोटल को डिफाइन करना है, तो थोड़ा सा कुछ मेमोरी को रखा जाए, नहीं हो तो अगले क्लास में लिखा देंगे। अगले थोड़ा सा बैठिएगा तो जब इसको बनाने लगिएगा तो वहीं पर रिलेशंस लिख दीजिएगा, है ना? हाँ, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी।
जब मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, सेकंड रिलेशन हो गया। अभी वही तो बोला, टिक तो पहले ही लगा दिया। यहां पर तो ऐसे दोनों क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा, दोनों सपाट हो जाएगा। लेकिन जब आप स्मूथनेस दीजिएगा ना, तो ये स्मूथनेस देनी चाहिए, क्योंकि दो लाइन के बीच में, इसको आप लोग को इलास्टिसिटी में सिखाएंगे। दो लाइन के बीच में हम ऐसे भी इसको मैच करा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी मैच करा सकते हैं, है ना, या हम इसको ऐसे भी मैच करा सकते हैं, जब तक कि नहीं कहा गया हो, है ना, कि आपको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। तो दो पॉइंट को आप किसी भी ढंग से तो मिला सकते हैं, हमको तो मैच कराने के लिए कही गई। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट के बीच में थोड़ा सा मूव कर देने से ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, पूरा गोलाई ले लेता है, क्योंकि 30 तो दोनों जगह है ना। तो यहां से लेते तो क्या कर सकते थे, यहां से सीधा लाइन को खींच सकते थे, लेकिन खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए उसको थोड़ा सा राउंडिंग दे दी गई। क्योंकि यहां से भी तो राउंड है, नहीं तो स्केल से मिलाएगा तो क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा ऐसे से कट के आएगा। तो उससे ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा राउंडिंग करते हुए जाइए, कर्व का फॉर्मेट लेते हुए जाइए, स्मूथनेस आ जाए। नहीं बढ़ता है, वो कहने की बात है, उतना दूर तक नहीं सोचा जाता है डिस्कशन में उतनी कंसिडरेशन में बात नहीं आती, थोड़ा सा ये होता है। अब कोई भी किताब में देखिएगा तो ये स्मूथनेस रहेगा, ग्राफ में ये ढंग से बना के जाएगा। आप ये कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर तो मैक्सिमम है, तो अब तो बीच में, तो इन दोनों के बीच में ऊपर कर देने से तो ज़्यादा हो जाएगा, वो इग्नोरेबल है, वो डिस्कशन से बाहर का वस्तु है। इकोनॉमिक्स में है, हम लोग एकदम माइनर पर बात करेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन एक कंसेप्चुअल बातें हैं, तो कंसेप्चुअल को कंसेप्ट के आधार पर समझनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट है तो कंसेप्ट के आधार पर समझनी चाहिए। तो ये फ्री हैंड हो गया, ये आपका अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हो गया। देखिए वार भाग गया, क्लास से बाहर मन ही नहीं लगेगा। आप लोग को मन लग रहा है कि आप लोग भी जाएंगे? हाँ, तो इसीलिए कोशिश करिए कि जितना हो सके पॉसिबल क्लास में आए। इसमें कुछ क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बातें कर सकते हैं, कुछ रुक कर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट पर बात करेंगे वो सीधे कहेंगे फालतू बातें हो रही है। कभी उनका नाम पूछना, कभी उसको कर लेना, वो सबसे क्या होता है कि एक क्लास का एक वातावरण सा बना रहता है। वैसे वास्तव में नाम हमको याद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी पीछे पूछ लेते हैं मेमोराइज करने के लिए। अच्छा, अब आइए यहां से एक चीज सिखलाते हैं। यहां तक तो हो गई, उससे जुड़ी हुई बातें। अब देखिए जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस आपका लास्ट है। अब कंज्यूमर सरप्लस पर काम करते हैं, ठीक है ना। और इसी से बनेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, से ही कंज्यूमर सरप्लस की पढ़ाई है, समझ रहे हैं। इसीलिए उस पर काम करेंगे कि ताकि वहां पर हमको काम करने में आसानी हो जाएगी। वो है आपका, ये लास्ट है आपका इस सेक्शन का। वो बहुत छोटी सी चीज है, देखिए ठीक है, उसमें अपने ढंग से किताब को सजाया है, लेकिन कुछ चीजें अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और आपको कर देंगे। जब इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां दोनों बात को लेकर चलेंगे। स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या अंतर है? अच्छा, और हाँ, अब वहां मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन है कंज्यूमर सरप्लस लिखिए, यस लगा भी सकते हो, न भी लग सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस ये कंसेप्ट बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अब किताब में 5 पन्ना ले गया है, सिंपल सी बात है। कंज्यूमर सरप्लस, इसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, कंजम्पशन मतलब उपभोग। ये सब हिंदी टर्म है, क्या जरूरत है हिंदी समझ के। कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है?
एक्स्ट्रा तो नहीं। हाँ, सरप्लस का मतलब कह सकते हैं, एक्स्ट्रा का मतलब जो बच जाए, सरप्लस हो गया। जरूरत से ज्यादा हो गया तो सरप्लस हो गया। यहां पर इकोनॉमिक्स में इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कंज्यूमर सरप्लस, सिंपल सी बात है। आ जाइए फिर इसी कंसेप्ट पे कि आप जब जो है इसको यूं समझिए, हम इसका डिफिनेशन लिख, पहले इसको ये लिख देते हैं तो हमारे ख्याल से बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। CS कंज्यूमर सरप्लस, इसका फार्मूला है बहुत आसान, क्या है? विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे। जितना किसी चीज को आप पे करने के लिए तैयार हैं, आपकी इच्छा है कि आप बाजार गए, आपको दिमाग में है कि हमको एक शर्ट लेनी है और आप सोच के गए कि अच्छा वाला शर्ट देखे थे 300 के करीब होगा, यानी यू आर रेडी टू पे ₹300 फॉर दैट शर्ट। बट when you go to market and bargain with the seller, you get the shirt for ₹280. That means you have saved 20 rupees. That is your surplus. Since you are a consumer, therefore your surplus is known as consumer surplus. हम जितना किसी वस्तु को कीमत देने के लिए तैयार होते हैं और जितना में हमें वास्तव में हम जितना पे करते हैं, उन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस इज द, हाँ डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना, कंज्यूमर सरप्लस इज ए डिफरेंस बिटवीन willingness to pay and actual pay of a commodity। क्लियर होगी बात है? एक लाइन की बात है, इसको जितना आप लंबा कर लीजिए। बिटवीन रेडीनेस में लिख सकते हैं, रेडीनेस टू पे for a commodity, readiness to pay for a commodity and actually, है ना, एक्चुअल का एक्चुअली कर सकते हैं, पे कोई भी स्टेटमेंट लिखिए ना। हाँ, द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें वहीं पर टर्म होगी ना जहां पर आप बायर और सेलर हैं आपस में बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना। एट द टाइम ऑफ परचेज और व्हेन द एक्सचेंज इज कंप्लीटेड, देन यू विल फील योर कंज्यूमर सरप्लस, उसको बोलते हैं। वो बोला कि पूरा जो पे करते समय जो पैसा देते उसको नहीं, जितना आप देने के लिए पहले से मन बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में जितना देते हैं, आप पहले से जो है 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने बार्गेनिंग किया, मोल भाव किया, है ना, और उसने कहा कि नहीं हम 500 से नीचे नहीं देंगे, तो चूंकि आपकी वो डिजायर है, इफेक्टिव डिजायर है, 500 पेमेंट करके लेकर चले आएंगे, यू हैव जीरो सरप्लस। लेकिन आफ्टर बार्गेनिंग द सेलर इज रेडी टू एक्सचेंज द गुड्स फॉर योर 450, देयरफॉर यू हैव 50 रुपीज विथ योर सेल्फ, वो आपके पास 50 रुपया बच गया, दैट इज योर सरप्लस। मैंने परचेज टाइम पर जो बार्गेनिंग से जो हमें उसको पैसा छोड़ा लेते हैं उसी को ही सरप्लस करते हैं। समझ में आ रहे हैं?
कि कमोडिटी एंड एक्चुअली पे फॉर द प्रोडक्ट। स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं, है ना। हम एक नॉर्मल जो है रनिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं। जब नोट्स बनाएंगे या नोट्स आपको दिया जाए या आप कुछ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। क्योंकि हम अगर उसी लैंग्वेज को लिखते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। हमारे डिस्कशन में क्या है कि हम आपको ये बात को ये समझाते जाएं कि इसमें ये मैटर है। एक बार आप किताब पढ़ लीजिए, उसके बावजूद भी अगर स्टेटमेंट नहीं मिलता हो अकॉर्डिंगली तो हम लिख देंगे। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली पे फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आपकी बात को भी लिख देते हैं। हाँ, बोलिए, क्या लिखना बोल रहे हैं? बोलिए ना। द अमाउंट ऑफ मनी, हाँ हाँ, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। डेट इज पेड, यहां पर पेड की जगह पर एक जो है एक्चुअली जोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा वही हो जाएगा। एक्चुअली पेड बाय द कंज्यूमर, हाँ, एट द टाइम ऑफ, द अमाउंट ऑफ मनी that is paid by the consumer at the time of purchasing, हाँ, the amount of money that is actually paid by the consumer at the time of purchasing का मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया। हाँ, बोलिए। द बेनिफिट बोले, हाँ, द बेनिफिट द कंज्यूमर गेन्स इज कंज्यूमर सरप्लस, है ना। लेकिन आपने जो ये टर्म जो लिखे हैं ना, ये टर्म चूंकि जो पे कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपने तो अपना जो है क्या नाम सेक्रीफाइस किया ही अमाउंट को। जो अमाउंट को सेक्रीफाइस किए हैं उसके बदले आपको मनी को सेक्रीफाइस करके अपने वस्तु को लिया, तो सरप्लस कहाँ हुआ? सरप्लस ये हुआ कि उसके लिए जितना आप चुकता करना चाह रहे थे आप वास्तव में जितना चुकता किया, वो जो डिफरेंस हुआ, वो जो बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट आपकी कंज्यूमर सरप्लस हुई। समझ में आ रहे हैं ना। तो इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिएगा, इसको रहने देते बोर्ड पे। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इसको आप लोग करेक्शन करके इस पर स्टेटमेंट बनाकर लाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी स्टेटमेंट पर आप करेक्शन करके लाइएगा, अच्छा रहेगा। सोचिएगा कैसे इसको उलट पुलट किया जाए। हमें हमेशा याद रखना है, डिफरेंस दिखानी है कि व्हाट ए कंज्यूमर वांट्स टू पे और व्हाट डज ही रियली पे। द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज कंज्यूमर सरप्लस, है ना। सिंपल स्टेटमेंट, उसको किसी भी ढंग से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है यहां पे कि अब यहां पर बात ये आती है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत कितना देना चाहता है। एक कंज्यूमर किसी वस्तु की प्राइस को कैसे वो डिसाइड करता है कि हमको कितना देना चाहिए? जितना उसको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नहीं, जितना उसको मार्जिनल यूटिलिटी उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतने के बराबर उसको पेमेंट करने के लिए तैयार होगा। जैसे यहाँ एक यूनिट से अगर हमें 10 यूटिलिटी मिलती है और एक यूटिलिटी के लिए अगर हम मान लेते हैं कि 1 रुपया है,
तो 10 यूनिट के लिए 10 रुपया देने के लिए तैयार होगा। लेकिन सेकंड यूनिट के लिए वो जो है 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी जो बांड थी वो थोड़ी कम गई, उसके प्रति उसकी जो ईगरनेस था वो कम गया, वो लेस इंटरेस्टेड है एडिशनल अमाउंट ऑफ द कमोडिटी के लिए। अतः उसके लिए क्या करेगा, लेस जो है वो अमाउंट पेमेंट करना चाहेगा। बोलिए सर। तीसरी यूनिट के लिए क्या करेगा, और उससे कम देना चाहेगा, क्योंकि उससे एडिशनल यूटिलिटी उसको कम मिलेगा। और इसके लिए 7th यूनिट के लिए तो देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी तो फुलफिल हो गई फुल रिक्वायरमेंट। क्लियर कि ईच यूनिट से, एडिशनल यूनिट से जितनी उसके सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर, उतना ही उसको पेमेंट करने के लिए तैयार होगा। यही जो है मार्शल कहते हैं। जब वो कहते हैं कि यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इसे हम मेजर कर सकते हैं। वो कैसे कि जिस वस्तु के लिए जितना कोई व्यक्ति पेमेंट देने के लिए तैयार होता है वह उस वस्तु की कीमत होती है। पहली रोटी के लिए वो कितना देने के लिए तैयार है, 10। दूसरी रोटी के लिए 8। समझे नहीं सर ना, क्योंकि इसकी यूटिलिटी घट रही है तो वो क्या करेगा, घट रहा है। यही एक कारण है जो आपको देता है व्हाई डज डिमांड कर्व गो डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके पास यूनिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। और मार्शल के अनुसार वो क्या करता है, वैसे वैसे उसकी कीमत को भी वो घटाते जाना चाहेगा। इस कारण पहला कारण देता है ना, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड गोइंग डाउनवर्ड का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इतना पढ़ाने के पीछे कारण वही था कि वो बात हमको समझानी थी कि डिमांड कर्व नीचे क्यों जाता है। उससे कई बातें निकल गई। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। और चूंकि मार्शल के अनुसार क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी यूटिलिटी घटेगी वैसे वैसे उसका प्राइस को कम करता चला जाएगा, है ना। इसलिए डिमांड कर्व नीचे की दिशा में आता, कम रेट पर ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा क्योंकि यूटिलिटी कम हो गई। अतः वो अब प्राइस कम करेगा तभी वो क्वांटिटी बढ़ाएगा, नहीं तो वही क्वांटिटी क्यों बढ़ाएगा, वहीं पर लग कांस्टेंट रह जाएगा। तो पहले हम इसको इस बात को समझाने जाए आपको। तो अब जो है हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बोलिए सर। मार्जिनल यूटिलिटी 10, उसके बाद 8 6 4 2 0 -2। अब मार्जिनल यूटिलिटी आप x हो गया। अब जो है बाजार में चीजों की कीमत दी रहती है, ये नहीं कहता है कि आप एक रोटी खाइएगा तो 10 रुपया दीजिए, और दूसरा रोटी खाइएगा तो 8 रुपया दीजिए, तीसरा रोटी खाइएगा तो हम आपसे 6 रुपया लेंगे। ऐसी बात तो नहीं होती है। तो मान लेते हैं कि बाजार में हर एक रोटी की कीमत 4 रुपया दी हुई है ना। या चाहे एक रोटी खाइए चाहे 10 रोटी खाइए, आपको 4 रुपया ईच देना है। तो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ x हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं। तो वो टोटल कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। क्लियर। 4 यूनिट से उसको टोटल कितना बेनिफिट मिल रहा है, 10 8 18 6 24 4 28, है ना। टोटल उसको यूटिलिटी मिल रहा है 28, और उसके लिए पेमेंट कितना कर रहा है, 16। तो CS कितना हो गया, 12। क्यों, क्योंकि 4 यूनिट तक उसको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है 28 का, है ना। और उसके लिए टोटल पेमेंट कितना कर रहा है, 16 का। उसको बेनिफिट मिल रही है 28 के बराबर। क्लियर। अब वो 16 दे रहा है तो वो नेट बेनिफिटेड हो गया 12 से,
तो वो 12 उसकी क्या कहलाएगी? कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? यानी कि CS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जितना उसने कंज्यूम किया माइनस प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया है ना? तो इस प्रकार कितना हो जाएगा टोटल उसके इक्विलिब्रियम, जहां पर ये कंडीशन है कि फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस प्रकार 4 यूनिट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ मैच कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं है अगर 2 रुपया होता तो, नहीं 2 रुपया होता तो नहीं होता इसमें। अगर प्राइस 2 रुपया होता तो क्या हो जाता? यहाँ पर 5 यूनिट तक कंज्यूमर कंजम्पशन जाता, छठा पर नहीं जाता, क्योंकि 2 रुपया पे कर रहा है, यूटिलिटी 0 हो जाएगा। वो तब तक उसको वो कंज्यूम करता जाएगा जब तक कि जितना पे कर रहा है उससे उसको एडिशनल यूनिट कम से कम बराबर हो जाए। वो पहला यूनिट में 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसका वेलफेयर 10 के बराबर हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो 4 रुपया पे कर रहा है, तो क्या करेगा? एडिशनल यूनिट लेने के लिए तैयार रहेगा, एडिशनल यूनिट लेने के लिए तैयार रहेगा ना, क्योंकि उसको वेलफेयर मिल रहा है 10 के बराबर, लेकिन पे कर रहा है 4 के बराबर। तो वो एक्सचेंज तब तक करता चला जाएगा जब तक कि उसका जितना वो पे कर रहा है और जितना से उसको माने एडिशनल संतुष्टि मिल रही है वो सेम हो जाए। उससे आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि जितना वो पे कर रहा है उसके तुलना में उसकी संतुष्टि लेवल कम है। बात समझ में आ गए? तो उसकी इक्विलिब्रियम कहां पर होगी? जहां मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो जाएगा। देन अगर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लिख देंगे, तो यहां तक 4 यूनिट तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है हमारे पास 28 आई इंटू 4 इंटू 4। तो इस प्रकार क्योंकि दोनों रुपया में आ जाएगा ना, क्लियर हो जाएगी बातें। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा? उसके 12 यूनिट्स के बराबर जो है वेलफेयर हो जाता है। अब कुछ क्लियर हुआ सर? कंज्यूमर सरप्लस की बातें। अब अगर इसी बात को अभी 2 मिनट और लेंगे, उसके बाद फिर समझा देंगे, छोड़ देंगे, क्लास लेट हो जाता है नहीं तो डेली। अब देखिए इसके बाद अगर हमको ग्राफ में बनाना हो, क्लियर, तो ग्राफिकली कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सी चीजें हैं। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी भी ले लेते हैं और साथ साथ प्राइस भी ले लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि यहां से डायग्राम को खींच देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर 0, क्लियर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये प्राइस है, प्राइस 4 4 4 कितने यूनिट्स खाइए? सबका 4 है, तो उसका प्राइस लाइन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर P जो है 4 पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। 4 नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको P कांस्टेंट कर देते हैं प्राइस, ठीक है। तो पहला कंजम्पशन पर उसको जो है आपके पास इतना एक्स्ट्रा संतुष्टि मिल रही है इस कर्व के बराबर, क्योंकि पेमेंट तो इतना ही कर रहा है, क्लियर। सेकंड यूनिट के लिए फिर वो पेड तो इतना ही कर रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन हुआ ये कंज्यूमर सरप्लस का हुआ। अब अगर इसका नेमिंग करें तो ए अगर मान लेते हैं B, इसको C और इसको यहां पर D ले लेते हैं, क्लियर। तो टोटल क्वांटिटी कितना ले रहा है? OD, टोटल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है OD के बराबर ग्राफिकली। आदित्य कोई दिक्कत? मिस्टर शंभू, क्या नाम था उसका? ना शंभू नाम नहीं है, कुछ और नाम बताया था, असल तो इसका है। हाँ ठीक। तो देखो अब जो है टोटल बिलिंगनेस टू पे कितना है बोलिए तो? टोटल बिलिंगनेस टू पे कितना है? नहीं नहीं, अब तो भूल जाइए, बताइए टोटल बिलिंगनेस कितना है? एरिया कितने के बराबर? O A B D
क्षेत्रफल हो जाएगा ना। अब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अब ज्योमेट्री में है, क्योंकि ज्योमेट्री के अनुसार निकालनी है, वो तो न्यूमेरिकल्स हो गया समझने के लिए, लेकिन साथ साथ ज्योमेट्री भी समझते चलिए, किताबों में कहीं कहीं यूज करता रहेगा। तो आपका इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी इतना ना आप देने के लिए तैयार होंगे, टोटल यूटिलिटी इतना मिलेगा ना, है ना। तो इतने के बराबर आप पे करने के लिए तैयार होंगे। तो एरिया कितना, ओ ए बी डी के बराबर, एक तरह से ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम या जो बोलते हैं एरिया। और एक्चुअली पे कितना किए हैं, एक्चुअली पे एरिया क्या हो जाएगा, ओ पी डैश बी डी, है ना, ओ पी बार बी डी। कुछ मतलब अलजेब्रा भी माने कुछ ज्योमेट्री भी कर लीजिएगा तो आगे जाके माने ग्राफ पर काम करते रहेंगे तो एरिया क्लियर होता रहेगा। अब इस प्रकार सी एस कितना लिखिएगा, यानी एरिया क्या, ओ ए बी डी माइनस एरिया किसका, ओ पी डैश ओ बार बी डी, हो गया ना। इसलिए कितने के बराबर एरिया, हाँ पी बार से लेते चले, पी बार ए बी। बस समझ में आ गए, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना। अब एक चीज और इसमें सिखला दें, जब ये चली रही है तो देखिए ग्राफ का कितना यूज है और कितना मन लगता है बनाने में। कौन सा, ये दिखाना पड़ेगा ऐसे ग्राफिंग करके पोर्शन, अब कर देंगे इन द ग्राफ द शेडेड पोर्शन इज शोन एज कंज्यूमर सरप्लस, शेडेड पोर्शन कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। क्या बात है यादव जी, थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं, नहीं। अब देखिए बेचारी वो निक्की बच गई, ये भी कुछ देर के बाद हाँ हो जाएंगी। अब देखिए इससे क्या बातें हैं, अब देखिए ये हमारा क्या है, मार्जिन यूटिलिटी है, क्लियर सर। अब यहां पर हमने P1 प्राइस लिया, ठीक है, ये इतना एरिया क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। प्राइस को बढ़ा देते हैं, यह सरकार टैक्स लगा दी, कोई भी कारण, आप कंज्यूमर सरप्लस के उसमें पढ़िएगा, ऐसा बातें रहेगी कि प्राइस में चेंजिंग होने से सीएस में क्या परिवर्तन होता। तो प्राइस में कई कारणों से हो सकता है, सप्लाई घट जाए तब भी प्राइस बढ़ जाएगा, सरकार टैक्स लगा दे तब भी प्राइस बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ जाए तब भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में रिलेशन क्या है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम P2 पर प्राइस जाएंगे तो देखिए क्या हो गया, कम हो गया ना, पास में आ रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया। अच्छा, पहला हमारे पास क्वांटिटी कितना था X1, अब ये हो गया हमारा क्या X2। अच्छा एक और प्राइस ले लेते हैं, प्राइस 3, तो अब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी X3 हो जाएगा। और यहां पर यूटिलिटी ना है, यहां तो यूटिलिटी मेजर किए हैं, छोड़ो ना, यहाँ यूटिलिटी, अब यूटिलिटी फंक्शन ना बना रही है सीएस के लिए। अब कुछ नहीं करो, इसके नीचे एक लाइन को ड्रा कर दो, कर्व से देखिए कर्व निकला, अब इस कर्व को हम आगे बढ़ा देते हैं, X3 हो गया, इस कर्व को हम आगे बढ़ा देते हैं, सेम एक्सिस है, इस कर्व को हम आगे बढ़ा देते हैं, क्लियर। प्राइस को हम लोगों ने क्या किया है, इंक्रीज किया है, यानी ये P1 है, ये इंक्रीज करके ये P2 हो जाएगा, ये इंक्रीज करके P3 हो जाएगा। P3 पर कौन सा लाइन है, ये लाइन है, P3 पर ये लाइन को कर दिया, P2 पर ये लाइन है, और
दैट इज योर डिमांड कर्व। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ डिमांड का। क्यों? क्योंकि यहाँ P है और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। नहीं समझी? अरे ये एक समझ में आ गया कर्व? क्लियर? हम यहाँ किसको वैरी किया? प्राइस को बढ़ा रहे हैं। हम नीचे वाला लाइन पर क्या ले लिया? प्राइस, है ना? और इस पर क्वांटिटी, यहाँ पर भी इसकी क्वांटिटी थी। तो P1 जब प्राइस था तो क्वांटिटी X1 था, ठीक है? कुछ देर के लिए CS को छोड़ दीजिए। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ना? क्लियर? अब हमें डिमांड कर्व के लिए क्या क्या चाहिए? दो गो एलिमेंट चाहिए, एक प्राइस एक क्वांटिटी। एक प्राइस एक क्वांटिटी। यहां से क्वांटिटी ले लिया, यहां से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ले लिया। पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां था, क्योंकि कहता है कि जहां पर MU इक्वल टू P हो जाए, पहला केस इक्विलिब्रियम हो गया। अब कहते हैं कि प्राइस को परिवर्तन कर देते हैं। प्राइस को परिवर्तन करते हैं तो सेकंड हमारे पास E2 पे चले गए नया, क्योंकि हमको तो कुछ डेरिवेट कर रहा है, तो उसके लिए 2-3 वैल्यूएशन ले लेते हैं। थर्ड जो है क्या हो गया? प्राइस को फिर हाई किया, तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा? E3 पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमें इससे डिमांड कर्व को डिराइव करना है ना? तो क्या करेंगे कि हम इस जितना ये क्वांटिटी है उसको नीचे कर्व पर मेजर कर लेंगे, इसके सामने यहाँ पर इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ पर इसको मेजर कर लेंगे। और चूंकि प्राइस हम इंक्रीज किया तो यहाँ पर भी हम प्राइस को ले लेंगे P1 P2 P3, ठीक है? अब P1 पर देखेंगे कौन सा कर्व था। P1 पर हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, यानी ये क्वांटिटी थी, तो P1 पर उठा के इसको मैच करा दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? फिर P2 पर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ था? E2 पर। इस पर कितनी क्वांटिटी मांगी गई थी? OX2। तो P2 पर हम OX2 को मैच करा दिया। अब फिर P3 पर कितनी क्वांटिटी मांगी गई? X3। तो X3 को मैच करा दिया। और इस पर, इस एक्सिस पर हमने प्राइस लिया और इस एक्सिस पर क्वांटिटी लिया। अब प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को डिमांड कर्व कहते हैं। यूटिलिटी और क्वांटिटी के रिलेशन को यूटिलिटी कर्व कहेंगे। नहीं तो इससे क्या सीख गई? डेरिवेशन ऑफ, ये हो गया कर्व से कर्व निकालना, डिमांड कर्व निकालना। अब देखिए इसी कारण डिमांड कर्व नीचे की ओर जाती है। उसमें नियम दिया हुआ है ना, पहला कारण लॉ ऑफ डिमांड कर्व को है कि नीचे क्यों जाती है। तो देखिए आ गया ना, डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रही है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड कर्व विल गोज डाउनवर्ड। तो इसमें कंज्यूमर सरप्लस की चर्चा नहीं करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्शल अ कंज्यूमर अटेन्स हिज और हर इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना? जहां पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। तो फर्स्ट केस में यहां पर इक्विलिब्रियम हुआ। तो एक दो केस और ले लेते हैं, प्राइस को घटा में या बढ़ा में, बढ़ाएंगे तो नीचे, घटाएंगे तो नीचे करेंगे, बढ़ाएंगे तो ऊपर करेंगे। क्लियर? और फिर उसके अनुसार क्या करेंगे कि दूसरे एक्सिस पर प्राइस को मेजर कर लेंगे, क्वांटिटी का मेजर इसके रिस्पेक्ट में नीचे कर लेंगे। इस प्रकार जो कर्व मिलाएंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगा। तो देखेंगे इस एक्सिस पर क्या मेजर किया, इस एक्सिस पर क्या मेजर किया, तो इन दोनों का रिलेशन से हम कर्व का नाम कर देंगे। नामकरण तो कर्व के यहाँ पर एक्सिस पर जो मेजर किया उसके अनुसार होगा ना। तो यहाँ पर प्राइस को मेजर किया, यहाँ पर क्वांटिटी को मेजर किया। अब प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप डिमांड कर्व होता है। इसीलिए कहा जाता है कि द फर्स्ट कॉज टू फॉर डिक्लाइनिंग डिमांड कर्व या डाउनवर्ड डिमांड कर्व या नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप ग्राफ के साथ प्रेजेंटेशन दे देंगे तो और अच्छी बात है। समझ में आ गए? डेरिवेशन ऑफ, हम तो कह के निकल भी जाते हैं कि देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल के कारण जो है ये डिमांड कर्व नीचे की ओर जाता है, इतना कह के हो जाता है क्योंकि किताब में इतनी बातें लिखी हुई है। लेकिन कैसे जाता है बात उठती है ना। तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने देखे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल से होते हुए कंज्यूमर सरप्लस से होते हुए हम लोग डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व तक आ गए और उससे एक कारण भी क्लियर हो गया। दो कारण और आ गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का ही दोनों जोड़ है सर,
इनकम इफेक्ट और सब चीज़ों इफेक्ट को आपस में जोड़ेंगे ना तो टोटल प्राइस इफेक्ट हो जाता, उसको भी डिस्कस कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गए ना सर? तो इसको क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब समझ में आ गया कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को कैसे बनाते हैं, वो कहाँ से पैदा होता है, उसका मीनिंग क्या है। 100% आइडिया क्लियर हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी से ना डिमांड कर्व निकाली लड़की, मार्जिनल यूटिलिटी से ना डिमांड कर्व ली। रिफ्लेक्स इक्को होगा तब बात समझ में आएगी। बगल में बैठी हुई आंचल चले, अच्छा सॉरी ओके निक्की, थैंक यू। एगो थी निक्की सोनी, उसको बड़ी पीटते थे, आती थी कंप्यूटर सीखने। थैंक यू।